लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। तो ये लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शन करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कहें कि लेड का, सोडियम का, कॉपर का या सिलिकॉन का। तो बताइए भी कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, सिलिकॉन का। तो सौर सेल के निर्माण हेतु जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहने की निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है? तो लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन कौन इसमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि सामान्य लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। सेकंड नंबर कह रहे हैं एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। तीसरा कह रहे हैं समानता लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशी द्रव्यमान कम होता है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें कहने की सामान्यता लड़कियां जो हैं लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। तो यहाँ जो है रूढ़िवादिता का प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि लड़कियां और लड़कों में भेद किया जा रहा है। तो इस प्रकार आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए भाई। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। तो यह कौन सी चिड़िया है? तो आपको बताना है कि भाई जो है नर चिड़िया जो है वे बहुत सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है, और लेकिन मादा जो चिड़िया होती है इसमें से सबसे सुंदर वाले घोंसले में अंडा देती है, अंडा देने के लिए चुनती है। तो आप इसमें बताइए वह कौन सी चिड़िया है? ठीक, करें कि बया जुलाहा चिड़िया, फाख्ता, ये फा है, फाख्ता या दर्जन चिड़िया या शकर खोरा। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। बया जिसे जुलाहा चिड़िया कहते हैं, या जो है घोंसले को क्या करती है? अंडा देने के लिए सबसे अच्छे घोंसले को चुनती है। ठीक, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई होती हैं? तो इनके मतलब कि समूह में रहते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। कहें कि मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी। देखिए मकड़ी आगे तो मकड़ी संग में नहीं रहती है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा है ततैया, दीमक, चींटियां। आगे देखते हैं चींटियां, मच्छर, मकड़ी। देखिए ये समूह में नहीं रहते। मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, दीमक। तो ये भी आपके जो है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी, ये समूह में नहीं रहती। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा, ततैया, दीमक, चींटियां। ठीक है, तो इनके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए ततैया आपने देखा होगा कि घरों में जिनको आप उनको बोलते हैं क्या, जिनको आप बोलते हैं कि घर में बर्रे लग गए हैं, छत्ते बना लिए हैं, जो हमारे लिए क्या करते हैं, नुकसानदायक है। कहीं किसी के शरीर में ज़्यादातर ये मुंह में ही काटते हैं, मुंह में या आँख के बगल में, तो आँख जो है मुंह फूल आता है, तो वही होते हैं ततैया। देखिए ततैया जो है जो इनके प्रत्येक ततैया में कॉलोनी में कितने 3 प्रकार की ततैया होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की ततैया होती हैं। तो देखिए इसमें रानी जो है प्रत्येक ततैया के छत्ते में एक रानी ततैया होती है जो अंडे देती है। ठीक है, तो ये समूह की। फिर एक नर होता है। नर जो है छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। नर जो है ततैया की श्रमिक के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। और देखिए तीसरा है जो कार्यकर्ता के रूप में। छत्ते में अधिकांश ततैया जो है श्रमिक ततैया होती हैं, ये बच्चे की देखभाल और छत्ते बनाती हैं। ठीक, तो ये समूह में हुए। आइए देखते। और दीमक भी आप देखते हैं कि जैसे कोई लकड़ी में ये लग जाते हैं और लकड़ी को क्या कर जाते हैं, ये चढ़ जाते हैं कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में। और आप देखिए ये एक इकट्ठा के रूप में आप जब लकड़ी को तोड़ते हैं तो ढेर सारे उसमें निकलते हैं। ठीक, तो दीमक हो गए। और देखिए चींटियां के बारे में आप भाई जानते हैं। देखिए चींटियों में भी कितने कॉलोनी में 3 होते हैं। जैसे देखिए अंडे देने वाली रानी चींटी होती है। ठीक, अंडों की देखभाल जो श्रमिक चींटी होती है। ठीक है, और कॉलोनी की देखभाल करना और अंडों को दुश्मनों से बचाना सैनिक चींटी होती है। ठीक, तो ये भी समूह है। तो इस प्रकार आप ऐसे ही देख सकते हैं कि इसमें आपका सेकंड वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला भाई देखिए, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि 66 नंबर करें फूलों की पहचान कीजिए। देखिए आप इन्हीं प्रश्नों को प्रीवियस ईयर आप करके जाइए, 100% सफलता आप जरूर मिलेगी। हमने भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर लगाया था। ठीक, तो
इस प्रकार प्रीवियस ईयर से हमें बहुत फायदा मिला, तो आपको भी बहुत फायदा मिलेगा। जरूर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए, ऑनलाइन हुए हैं, जो ऑफलाइन हुए हैं, आप उन्हीं को लगाइए, आपको 100% आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए 66 नंबर देखिए, कहें कि फूलों की पहचान कीजिए। देखिए फूलों की पहचान करना है। देखिए ABC में आपको कुछ कहा गया है और नीचे आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। देखिए A नंबर में कह रहा है कि केवल रात में ही खिलता है, तो आपको पहचानना है ऐसा कौन सा फूल है जो केवल रात में खिलता है। B नंबर कह रहा है कि औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, ठीक। फिर रंगाई के काम में लाया जाता है और पूरे वर्ष भर खिलता है, ठीक। तो अब इन्हीं के आधार पर आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यही चुनना है। देखिए कह रहे हैं कि केवल रात में ही खिलता है, तो केवल रात में खिलता है ऐसा कौन सा आपका फूल है, तो भाई कौन सा, देखिए तो देखिए आपका यहाँ पर B नंबर सही हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर। देखिए रात की रानी जो है ये रात में ही खिलता है, तो इसलिए इसे एक रात की रानी कहते हैं, ठीक। और देखिए कहें औषधि बनाने के काम लाया जाता है, तो आपका गुड़हल है, ठीक। और कहें रंगाई के काम में लाया जाता है, तो गेंदा हो गया, ये फूल है। और पूरे वर्ष भर खिलता है, तो कौन भाई, गुलाब होता है। तो इस प्रकार आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे भाई देखिए मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको यहाँ बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। चलिए आइए इसमें और कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे फूलों से क्या क्या बनता है, इससे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। देखिए फूलों को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कचनार है, कचनार भाई, कचनार जो होता है इसके फूलों की सब्जी बनाकर खाते हैं। कहाँ, यूपी में, ठीक है, कचनार के। और देखो केले में लोग केले के फूलों की सब्जियां बनाते हैं। केले का जो केले को जो है केरल में, कहाँ भाई, केरल में केले के फूल को जो है केरल में जो है सब्जियां बना के खाते हैं। और देखिए सहजन के फूलों से बने पकौड़े बनाते हैं। कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है भाई ये जो है क्या, सहजन के फूलों से क्या बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं। कहाँ, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आपसे इसमें तीनों में से आए हुए हैं, ठीक। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। आइए भैया अगला देखिए, कहने की मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है, सही नहीं वाला आपको यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए कहने केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, केवल अंडे देती है। तो ये भैया अभी आप हमको बताया चींटियों की बारी, तो ये तो आपका सही है। तो यहाँ नहीं वाला आपको ध्यान देना है। कहने की श्रमिक जो है मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है। आगे देखते हैं, कह रहे छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। बिल्कुल ये भी आपका सही है, मतलब नहीं वाला हमको बताना है तो सही है। तो कह रहे हैं ना, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, तो ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला आपका आंसर यहाँ सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। श्रमिक मधुमक्खी जो होती हैं मादा मधुमक्खियाँ होती हैं। कौन भाई, मादा होती हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ सेकंड नंबर ही सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। देखिए मधुमक्खियों के बारे में आपसे क्वेश्चन आते हैं, तो मधुमक्खियों के बारे में देखो मधुमक्खियाँ जो हैं फूलों की ओर आकर्षित होती हैं, ठीक। ये जो है अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। तो ये भी आप याद रखिए मधुमक्खियों के बारे में, अक्टूबर से आपका कहाँ, दिसंबर के बीच जो है ये जो है अपने अंडे देती हैं, ठीक। प्रत्येक मधुमक्खी कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये चीनी की चाशनी खाना पसंद करती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, श्रमिक मक्खी कह रहे हैं कि नर मक्खी होती है, तो ये मादा होती है, ठीक। तो आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है। तो फल का बताइए इसमें कौन सा समूह हो जाएगा। तो भाई देखिए कह रहे हैं कि आलू, देखिए आलू सब्जी के अंतर्गत आती नहीं होगा। देखिए केला, बैगन, सेब। अगला देखिए टमाटर, केला। देखिए अदरक जड़ के अंतर्गत आ रहा है, तो ये नहीं हो जाएगा। देखिए केला, भिंडी, आलू। देखिए भिंडी सब्जी के अंतर्गत आती है, तो ये नहीं होगा। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, मतलब सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। केला, बैगन और सेब ये जो है समूह जो है फल के अंतर्गत आएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं भाई, कह रहे कि भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए बावड़ियों क्या होती हैं भाई, ये देखिए ये जो है जहाँ सूखा एरिया है वहाँ पर काफ़ी गहराई में ज़मीन के अंदर जो है खोदा जाता है और यहाँ पर बारिश के पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, जिससे क्या हो भाई, जिससे कि उनका वाष्पन रोका जा सके और उसे खाने, नहाने, पीने और का
पानी का यूज करते हैं। और इसमें सीढ़ी बनाई जाती है। क्या भाई, इसमें सीढ़ियोंदार बनाई जाती है। ये नहीं कि जैसे हम जैसे कुआं होता है उससे आप पानी खींच लेते हैं, तो ऐसा ये नहीं बनाते हैं। इसमें सीढ़ियाँदार बनाते हैं ताकि वो सीढ़ियों के द्वारा उतरकर पानी ऊपर लाते हैं। ठीक, तो ये होती हैं बावड़ियाँ। ठीक, तो इस प्रकार आपको यहाँ ढूंढना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। ठीक, नहीं वाला बताना है। करें ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था, बिल्कुल ये तो भाई सही है। इसके बारे में तो नहीं वाला हमको बताना है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया। देखिए, कहने कि पीने के योग में नहीं लाया जाता। भाई पीने के योग में लाया जाता है तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा। और पढ़ देते हैं, ये वर्षा जल संग्रह और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित होता है। बिल्कुल ये सही है। ठीक, इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के, तो ये भी मतलब समुदाय के रूप में किया जाता है कि नहीं कि चलो हम ही बनवा लें, हम ही अकेला पिएंगे। मतलब इसमें आप जो भी वहाँ आसपास रह रहे हैं वे अपना समुदाय के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक, तो आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड नंबर सही हो जाएगा। कहने कि जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, पीने नहाने के उपयोग में ये लाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार आप समझ गए होंगे भाई। तो ये होता है इसका पूरा प्रोसेस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आइए 70 नंबर पे चलते हैं। कह रहे कि एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? ठीक है, चलिए तो बताइए भाई। कह रहे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय और अरावली। देखिए अहमदाबाद, तो अहमदाबाद आप जानते हैं कहाँ है, गुजरात में है। कहाँ है भाई, गुजरात में है। तो आप गुजरात में है, तो ऐसे ऐसे है आपका। तो ये कहाँ, ये यहाँ पे आपका कहाँ बैठेगा, यही अहमदाबाद हो जाएगा गुजरात में। ठीक, तो अहमदाबाद से आप इधर चलेंगे तो ये कहाँ से त्रिवेंद्रम कहाँ है, आपका केरल में है। तो ये कहाँ आएंगे, महाराष्ट्र आएंगे। देखिए गुजरात पड़ेगा, महाराष्ट्र पड़ेगा, ठीक है, गोवा पड़ेगा, ठीक है, गोवा पड़ेगा, इधर लिखते रहे, कर्नाटक पड़ेगा, फिर कर्नाटक पड़ेगा, फिर केरल पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि किधर पड़ रहा है भाई, ये किधर पड़ रहा है, तो ये पश्चिम की एरिया पड़ रहा है ना। तो कहाँ पड़ रहा है, पश्चिम की तरफ पड़ रहा है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, तो कहने एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है, तो ठीक पश्चिमी घाट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैप से संबंधित आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं और आएंगे भी। ठीक है, तो आप मैप अच्छे से देख लीजिएगा। केरल, गोवा, केरल किस तट पे कौन कौन से हैं। ठीक, अरब सागर के हैं कि भैया बंगाल के तट पे कौन कौन से आपके राज्य जुड़े हुए हैं। तो ये आप जरूर देखिएगा क्योंकि इससे हर साल आपके प्रश्न आते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आपको हम एक डेली प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। आपका एग्जाम डेट तो पता ही है, 20 अगस्त को है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि अभी कथन कह रहे हैं कि आपको कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन देखिए हाथियों के बारे में सही है। देखिए जब ऑनलाइन परीक्षा होती है भाई किसी का आता है, किसी में कुछ आता है, किसी में कुछ आता है, तो कहते हैं यार मेरे में तो हाथी आई नहीं, मेरे में तो पक्षी आई नहीं, मेरे में तो कोई जानवर नहीं आया। तो कई शिफ्ट में आता है, किसी के में आता है, किसी में तो ये आया हुआ प्रश्न है। तो इसलिए आप इन्हें अच्छे से करके जाइए। चलिए कह रहे कि अभी कथन ये कह रहे कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं। तो ये आपका सही कह रहे हैं भाई। देखिए जो हाथियों के झुंड में केवल जो है मादा हाथी होती है और बच्चे होते हैं। जो बड़े हो जाते हैं, जो नर होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो छोड़कर। ठीक है, वे जो है जैसे 14 वर्ष या 15 वर्ष के होते हैं तो ये क्या होते हैं, झुंड छोड़कर चले जाते हैं नर। ठीक है, तो ये एक झुंड में 10 से 12 जो है मादा हाथी और बच्चे होते हैं। तो कहने का मतलब पहला आपका सही है। ठीक है, फिर अगला कह रहे हैं तर्क, दूसरा कह रहे हैं तर्क दे रहे हैं आर करें नर हाथी जो है चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। तो क्या करें भाई, हाँ ये क्या कर देते हैं, ये झुंड छोड़कर चले जाते हैं, अपना मनमौजी हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक, तो ये भी कहने का मतलब आपका सही है, आपका ये भी आपका सही है। ठीक, तो आइए देखते हैं हाथी। देखिए हाथियों के बारे में आइए कुछ सीखते हैं। देखिए हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तन प्राणी है। ठीक है, और सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की क्या होती है, मुखिया होती है। ठीक है, और देखिए एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। ठीक है, और ये जो है झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। ये 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़कर क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए 3 महीने के हाथी का वजन लगभग, देखिए आया हुआ प्रश्न है, तो ये कितना होता है, लगभग 200 kg या 2 क्विंटल के तक होता है। ठीक, हाथी दिन में 2 से 3 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, तो हाथी की कीचड़ और जल में खेलना बहुत पसंद करते हैं। ठीक, और इनके जो बड़े बड़े कान होते हैं जो पंख की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और एक वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 2 क्विंटल या 200 kg से भी अधिक हरे पत्ते जो है क्या कर सकता है, खा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखिएगा ताकि आपको यहाँ से कथन बनाएं या 4 विकल्प दें, इसमें से हाथियों से कौन सा सही नहीं है, आप 100% कर लेंगे। तो इन सबको ध्यान देना है। चलिए तो अब इसमें आपको बताना है कि कहने ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। फिर कहने ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 71 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 72 72 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। ठीक है, कह रहे हैं कि अमन का जो है 8 ग्राम डेसीलीटर है, फिर कह रहे हैं कि राधिका का 10 ग्राम डेसीलीटर है, सुरजीत का 14 ग्राम डेसीलीटर है और मारिया का जो है 6 ग्राम डेसीलीटर है। तो आपको इसमें बता इनमें से किन बच्चों में रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया है। तो एनीमिया है तो देखिए भाई, तो देखिए एक बालक के जो है 11 से 18 वर्ष 11 से 18 वर्ष की आयु में सामान्य जो हीमोग्लोबिन सांद्रता होती है वो 12.7 से लेकर क्या होती है 17.7 ग्राम डेसीलीटर तक होता है। ठीक, इसी प्रकार अगर बालिका को देखा जाए तो बालिका की जो है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक, तो इस प्रकार आप इन्हें यहाँ से देखिए अमन का 8 ग्राम डेसीलीटर बस मतलब कितना भाई, अमन लड़का है तो कितना है 17 से 12.7 होता है, लेकिन ये तो 8 है मतलब ये एनीमिया से ग्रसित है, मतलब ये देखिए हो गया। अगला देखिए राधिका भी क्या है, गर्ल्स की जो है 15 से 12 ग्राम डेसीलीटर होता है, तो ये भी राधिका भी ग्रसित है। देखिए सुरजीत का भाई देखिए 14 ग्राम डेसीलीटर है, तो ये आपका बताऊँ एनीमिया से ग्रसित वाला बताना है तो ये नहीं है। ठीक, सुरजीत नहीं है। देखिए मारिया 6 ग्राम पर डेसीलीटर, तो मारिया भी क्या है ग्रसित है एनीमिया से। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। तो आपका सुरजीत को छोड़कर सभी जो है एनीमिया से ग्रसित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आइए देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो देखिए भाई थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, चलिए छोटा कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सुरजीत इसमें भी है, सुरजीत इसमें, लेकिन इसमें 2 ये जने दिए हैं, तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। अमन, राधिका और मारिया जो है ये रक्त अल्पता मतलब एनीमिया से ग्रसित है। ठीक है, तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप रेंज जरूर याद रखना कि इसके कितना लड़कों में आता है कितना लड़कियों में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कौन सा प्रश्न है, आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए कहने कि सभी, देखिए यस1 यस2 आपको कथन दिया गया है, तो आपको यहाँ आंसर नीचे ऑप्शनदार दिया गया। ठीक है, कहने कि सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। देखिए कह रहे हैं कि सभी चिड़ियों को, यहाँ सभी नहीं कुछ चिड़ियों के होता है, अगर सभी नहीं कहते कुछ चिड़ियों को कहते तो 100% आपका सही हो जाता ए नंबर कथन। ठीक, दूसरा देखिए कह रहे चिड़ियाँ जो है 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकते। कि नहीं कह रहा है भाई, कुछ पक्षी हैं कर सकती हैं, जैसे पतंगा हो गया, चील हो गया, गिद्ध हो गया, ये जो है केंद्रित कर सकती हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि नहीं करते हैं। कहने का मतलब ना ही एक सही ना ही 2 सही, ना ही पहला यस1 सही ना ही यस2 सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 73 का कौन सा हो जाएगा भाई, तो दोनों गलत है, तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। यस1 और यस2 दोनों गलत है। ठीक है, अब देखिए इनको समझिए। देखिए भाई यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए इसमें आपके 2 प्रकार याद रहना। देखिए एक कोष की दृष्टि में देखिए कहने कि जिन पक्षियों के सिर के किनारों पर आंखें होती हैं उनके पास एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है, जैसे आपकी पतंगा, चील, गिद्ध। ठीक, ऐसे पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। देखिए ध्यान केंद्रित इन्होंने सभी कह दिया इसलिए गलत हो गया, अगर कुछ कहते तो आपका पहला वाला सही हो जाता। ठीक है, तो उन्हें इधर उधर देखने के लिए सिर हिलाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपकी चील हो गई, चील आप जानते हैं बहुत दूर तक देख सकते हैं हमसे कई गुना। ठीक है, गिद्ध हो गया और पतंगा हो गया, तो ये जो है ये अपना जो है सर को इधर उधर नहीं लाते हैं, एक स्थान से वे केंद्रित करके अगल बगल भी क्या ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये हमसे कितना 4 गुना अधिक देख सकते हैं। ठीक, चील। अब देखिए द्विनेत्री दृष्टि वाले जैसे इनके सिर आगे की तरफ होते हैं, इनके पास द्विनेत्री दृष्टि होती है, शिकार करते समय दूरियों का अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कबूतर, कौवा, मोर। ठीक है, ये जो है इधर उधर देखने के लिए सिर का हिलाना पड़ता है। ठीक है, देखिए जो एक कोष की दृष्टि वाले होते हैं वे अपने गर्दन को नहीं हिलाते हैं, एक स्थान पर ही रखकर वो अपने शिकार को टारगेट कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन ये जो हैं जो द्विनेत्री दृष्टि होते हैं ये जो है अपने सर को इधर उधर हिलाते हैं, जैसे उल्लू, कौवा, कबूतर, मोर। ठीक है, तोता। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर यहाँ सभी ने कहता तो आपका पहला सही हो जाता, और यहाँ पर नहीं कह दिया है तो ये इस कारण गलत है, तो आपका सेकेंड वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए भाई देखिए थोड़ा से आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन के वहाँ पर नहीं छूटेगा, तो वहाँ पे कंसेप्ट भी दार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए पहले बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद देखिए नहीं करते। देखिए बाघों से संबंधित क्वेश्चन पूछा है तो बाघों को भी आप पढ़ के जाइए। देखिए कहने की संवेदनशील गल मुच्छे, तो देखिए ये आपका सही है। देखिए नहीं वाला बताना, नहीं जरूर ध्यान देना। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, भाई ये कर लेते हैं, बिल्कुल ये सही है। कहें जोर की गर्जना, भाई जोर की गर्जना और वास्तविक है जोर से तो गरज सकते हैं, लेकिन जोर करने से ये कह रहे हैं कि अपना शिकार खोजने में मदद नहीं होता। भैया जोर से गरजेंगे तो शिकार तो भाग जाएगा ना, तो जोर की गर्जना ये जो है उनके शिकार करने में मददगार नहीं होगा। ठीक, सुनने की तीव्र
आभास होता है। ये जो है अगर घास वास पर कोई जानवर चल रहा है या उनके पास कोई आ रहा है तो ये महसूस कर लेते हैं, टारगेट अपना कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपका सुनने का तीव्रता आभास होता है। ठीक, तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा भाई, तीसरा नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाघ के बारे में जानते हैं। बाघ, देखिए बाघ की जो मूछें बहुत संवेदनशील होती हैं और हवा में हलचल या कंपन को महसूस कर सकती हैं। ठीक है, सेकंड नंबर कहने की बाघ में सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह जो है पत्तों की सरसराहट और घास पर किसी जानवर के हिलने डुलने की आवाज में फर्क कर सकता है। ठीक है, देखिए अगला, बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं और इससे चारों ओर से आने वाली आवाज़ों को पकड़ने में मदद करती है। देखिए भाई इनके सब बारे में जानोगे तो यही 4 ऑप्शन बनाएगा, इनमें से कौन नहीं ऐसे बना के पूछेगा, 1-2 लाइन आप पढ़ने से नहीं आप वहाँ क्वेश्चन के जवाब पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, उनके पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। ठीक है, देखिए बाघ अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट आ जाएगा, बन जाएगा। फिर अगला कहने कि बाघ जो अपने क्षेत्र को अपने मूत्र से चिन्हित करते हैं कि भैया अपने मूत्र से चिन्हित करने की ये हमारा एरिया है। ठीक, तो इस प्रकार आप बाघों के बारे में जरूर जानकारी रखिए। चलिए, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई, करें निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। चलिए अब मिलान करते हैं। देखिए जिम कार्बेट आप जानते हैं कहाँ है, उत्तराखंड में है। कांजीरंगा आप जानते हैं असम में है। रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में है। और गिर जानते हो, गिर मतलब गुजरात। ठीक, तो आप अब ऑप्शन मिला लीजिए 75 का कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, ए का, ए नंबर का कहाँ जा रहा है, दूसरे में। यहाँ ऑप्शन तो इसमें ए का दूसरे में जा रहा है, जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट कहाँ है भाई, कांजीरंगा असम में। तो इस प्रकार आप देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन में यहाँ देखिए दो दे दिया है, तो यहाँ ए वाले में आपको से 2 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक है, तो ए का दूसरे में जाएगा, ठीक है, बी का पहले में जाएगा, सी का चौथे में जाएगा, डी का, तो इस प्रकार आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए का पहला दिया है, यहाँ दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है। ठीक है, चलिए इस प्रकार आपका सेकंड। आइए भाई अगला देखते हैं। कहने कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, यानी बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना। कहने कि इसी तीसरा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। ठीक, फिर कहने कि बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को करना। तो भाई अभी कौन बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, वो पशु कहाँ पालेंगे, कौशल इतना, तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें सटीक कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका सही हो जाएगा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार तीसरा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला। कहीं कि रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का, देखिए नहीं वाला पूछा है, नहीं वाला आपको यहाँ पर बतलाना है। करें प्रदर्शन कौशल, करें अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल या श्रवण कौशल। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए पहला हो जाएगा, प्रदर्शन कौशल। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, करें कि पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है। समस्या समाधान के, देखिए समस्या समाधान के कह रहे हैं कि कौन सा गुण है। देखिए तो कहने की सृजन है, चयन है। देखिए अभी उधर 2 ऑप्शन उधर है, सृजन ऊपर है, ये कहने की भाषण है या लेखन है। ठीक है, भाषण है या लेखन है, तो यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी पहला और दूसरा ही होगा। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा, आइए देखते हैं। तो इसमें आपका करें पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं, तो आपका सृजन है और चयन है। तो आपका यहाँ पे ए और बी ऑप्शन होगा। देखिए सृजन क्या होता है, देखिए सृजन जो है पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान बनाने की प्रक्रिया में संदर्भित करता है। इसमें नए विचारों और दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए रचनात्मकता और नवीनता का उपयोग करना शामिल है। और वही चयन है, यह जो है संभावित विकल्पों की एक श्रृंखला से सर्वोत्तम समाधान का मूल्यांकन और चयन करना शामिल है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है ए बी ही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो कौन सी भाषा आप इसमें जो है एक शिक्षक ईवीएस में प्रयुक्त होने वाली है, तो आप बताइए। करें कि औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। करें बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए। देखिए जहाँ भी कठिन शब्द आए तो वहाँ पे वो जान लेना भाई, ऑप्शन जरूर काट देना, चाहे आपका बाल विकास में आए, सीडीपी में आए, या ईवीएस में आए, या हिंदी में आए। तो आप देखना जहाँ पर कठिन आए शब्द आए वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। सही है भाई। अगला प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए। ठीक, तो कह रहे हैं कि एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए, तो सही ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होना चाहिए। देखिए जो बच्चे
अपने भाषा या अपने परिवार या अपने आसपास में जो भाषा बोलते हैं, अगर उस भाषा को लेकर शिक्षक जो है ईवीएस को समझाएगा या पढ़ाएगा तो वे जल्दी समझ में आएगा, तो यही प्रयुक्त भाषा होगी। ठीक, तो आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई, कहें कि आकर्षक और प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे कहें कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को आर्थिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, या विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। देखिए इसमें सही वाला लग रहा है कि सब सही है, लेकिन आपको सही चुनना है, सही वाला चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भी? सेकंड नाला सही हो जाएगा। अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। अधिगम मैंने जान रहे हैं आप, सीखना, लर्निंग। ठीक, तो इस प्रकार आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रिया, कहने कि विद्यार्थियों से परिचर्चा, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, फिर कहने कि अज्ञानकारी विद्यार्थियों को सजा देना, और विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना। देखिए न्यूनतम महत्वपूर्ण बताना है, तो भाई कौन सा हो जाएगा आपका सही? तो आप जानेंगे तीसरा नंबर सही हो जाएगा। और कहें अज्ञानकारी विद्यार्थियों को सजा देना। देखिए सजा हो देना आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ये जो है न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान है। ठीक, तो आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कहने विद्यार्थियों से परिचर्चा करना, भाई चर्चा उनसे करिए, उनके बारे में जानिए, उनसे प्रश्न करिए, उनसे प्रोत्साहित करिए कि प्रश्न पूछें, खुल के बात करें, डांटिए मत। ठीक, ये सब पॉजिटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, आइए तो कहने की कार्यपत्रों पर चित्र और रूपरेखा को बनाना। भाई चित्र तो कहेंगे बनवाएंगे और चित्र उन्हें दिखाएंगे तो बहुत अच्छे बच्चे को समझ में आता है। ठीक, तो ये पॉजिटिव हुआ। फिर विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाएं, तो बाहर भी बच्चों को स्कूल में ही ना उन्हें कैद में रखें, उन्हें बाहर भी ले जाकर घुमाइए और उन्हें दिखाइए, सब चीज़ पहचानिए, वो जल्दी समझ जाएंगे और उन्हें ये क्या हो जाएगा, ये शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये पॉजिटिव वर्ड हुए, तो आपका तीसरा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए भाई, कहने निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य को पहचानिए। पहेलियों को, जैसे पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में जो पहेलियों को सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? चलिए, कहने कि विद्यार्थियों को मन में भ्रमित करना। तो भैया विद्यार्थियों को मन में भ्रमित करना कोई बात नहीं हुई। अगला, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक है, और पढ़ देते हैं, विद्यार्थियों के मन में भ्रमित करना और स्वयं आनंदित हो। अरे भैया कौन सी बात हुई? उनको भ्रमित करके आप बैठ के कुर्सी पे आनंद ले रहे हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक, कहीं विद्यार्थियों को खेल खिलाना, तो देखिए ये आपका नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता का विकसित करना ही पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करना है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहें कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वे प्रश्न संकेत हैं। करें विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, क्या भाई? विद्यार्थियों के जिज्ञासा के। ठीक है, बिल्कुल भाई, प्रश्न पूछेंगे, उनका जवाब प्रोत्साहित करोगे तो उनमें जिज्ञासा बढ़ेगी। ठीक है, सही है। कहें अगला ए बी नंबर करें, विद्यार्थियों के समझ में अंतर, ये भी सही है। ठीक, कहें शिक्षक की क्षमता, ये कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं सही है। तो आपका देखिए ए और बी, तो इसमें देखिए ए बी कहाँ है? तो आपका पहले नंबर में है, ए बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न करें, गलत कथन का चयन करना है। तो भाई आपको यहाँ गलत कथन चयन करना है। कहने की देखिए ईवीएस एक अंतर विषयक विषय है। देखिए ये आपका सही है। करें ईवीएस पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। बिल्कुल भाई, स्थानीय माध्यम से होना चाहिए। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके बारे में ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अब भाई एग्जाम्पल एनसीएफ 2000 भी यही कहता है कि बच्चों का क्या किया जाए, उनके एनसीएफ 2005 करें बच्चों को यही करना चाहिए, उनके आसपास जो उन्हें जानते हैं उसका एग्जाम्पल लेकर पढ़ाइए, ना कि बच्चे जो नहीं जानते हैं उनको एग्जाम्पल लेकर मत पढ़ाइए। उन जो बच्चे जानते हैं कि ये भैया ऐसे होता है तो उनका एग्जाम्पल लेकर, उनके आसपास के एग्जाम्पल लेकर बताइए, तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका करें कि गलत वाला आपको चुनना है, तो ये सही होगा। करें ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, नहीं, ये आपका यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ 84 का कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा। हमें गलत वाला चुनना था। एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? चलिए भाई, करें उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना। भाई कई बार अवधारणा लिखने के देना नहीं। उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, नहीं। फिर कह रहे कि उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। बिल्कुल आपका तीसरा सही हो जाएगा। भाई बच्चे की कमजोरी को ढूंढिए, क्यों बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या इसकी कमजोरियां हो सकती हैं, माता पिता से संपर्क करिए और उनकी कमजोरियों को समझिए, तो उस बच्चों में सुधार जरूर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका तीसरा नंबर जो है यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 85 नंबर प्रश्न का तीसरा सही हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए अगला है, कह रहे कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। चलिए भाई पर्यावरण अध्ययन तीसरा नंबर प्रश्न, आइए देखते हैं।
यहाँ है, आइए कहाँ गया प्रश्न भाई, यहाँ है। अच्छा, ये हो गया। देखिए प्रश्न है, आपका जवाब यहाँ, आप ऑप्शन यहाँ है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, कह रहे कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सेकंड, थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो अनौपचारिक मतलब बाहरी शिक्षा भी, तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों संबंधित। तो इस प्रकार तीसरा सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, कह रहे कि विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। चलिए भाई, जोर डालते हैं तो कौन सा हो जाएगा? सिद्धार्थ सही। कह रहे कि संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर, पाठ्य पुस्तकों पर, प्रतिस्पर्धा पर। देखिए तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर हो जाएगा, संवाद पर। तो विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब आपस में क्या होते हैं? संवाद करते हैं। मतलब समझ में आपस में बातचीत, बच्चों से खुलकर बातें करना, उनसे प्रश्न पूछने देना और उनसे प्रश्न का जवाब अच्छे से देना, उनसे संवाद करना, उनसे बातें करना। तो ये आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? कह रहे कि समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना, बच्चों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचान करना। तो सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कह रहे समस्याओं पर केंद्रित होना। देखिए नहीं वाला पूछा है अभी, ध्यान देना, नहीं वाला। तो देखिए ये आपका नहीं होगा, ठीक। निर्णायक होना, तो इसमें देखिए नहीं वाला तो होगा, तो आपका यही ए बी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो उपाख्यानात्मक अभिलेख, देखिए उपाख्यानात्मक अभिलेख एक छात्र के व्यवहार या प्रदर्शन का सटीक और वस्तुनिष्ठ विवरण प्रदान करते हैं, जिसमें उनकी क्षमता, कमजोरियों और रुचियों और जिज्ञासा शामिल है। भाई तो क्या है? बच्चों की ताकत और कमजोरियां शामिल है, ये है बच्चों की रुचि और जिज्ञासा पहचानना, ठीक। तो नहीं वाला पूछा है, तो समस्याओं पर केंद्रित होना और निर्णायक होना, ये आपके नहीं वाले हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक। और देखिए यह जो अध्ययन रखना, यह ध्यान रखना चाहिए कि उपाख्यानात्मक अभिलेखों को समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए या छात्र के व्यवहार या प्रदर्शन के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार आपका यहाँ ए बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा, बताइए। कह रहे हैं कि अखबार होगा, फ्लैश कार्ड्स होगा, या स्लोगन्स होगा, या पोस्टर्स होगा। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, पोस्टर्स, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका हो जाएगा भाई, छोटा कर लें, प्रश्न बड़ा है। कहने कि खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? तो देखिए खेल खेल में कह रहा है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता जो है विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है, तो मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। तो आपका कौन सही है? देखो सरिता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 30 प्रश्न हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।